नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर्स जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10 का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है एक शॉर्ट में वीडियो अपलोड किया जा चुका है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप जाकर उन्हें देखें अगर नहीं देखा है तो आज जो है हम लोग चैप्टर 3 जो है वो लेकर के आए हैं आपके सामने, जिसका टॉपिक है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। जेंडर के बारे में, जेंडर को कहते हैं हिंदी भाषा में लिंग, और दूसरा जो है जेंडर लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, वैसे इसको बांटिए। बायोलॉजिकली दोनों डिफरेंट हैं, वो कहा जाता है जेंडर। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म यानी कि हमारे देश में हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब जो है मेन धर्म है ना, उसको हो गया रिलीजन। और तीसरा है कास्ट। कास्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वो कास्ट के बारे में हम लोग पढ़ना है। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये तीनों मिलके किस तरह से देश की राजनीति में हस्तक्षेप करती है, देश की राजनीति में इसका क्या रोल है, या फिर सोसाइटी में इसका क्या रोल है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में इनका नजरिया कैसा है। ठीक है, लोग जो है क्यों जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी को एक्सेप्ट करके देश समाज में जो है वो भेदभाव करते हैं, क्यों लड़कियों को लड़कों से कम समझते हैं। ठीक है, धर्म में ऐसा क्यों है कि कोई धर्म ऊपर है, कोई धर्म नीचे है। कास्ट में भी ऐसा क्यों है कि कोई कास्ट ऊपर है, कोई कास्ट नीचे है। बड़ा कास्ट का जो है छोटे कास्ट के साथ नहीं बैठ के खाना चाहता। ठीक है, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सामाजिक मुद्दा, सोशल इशू के ऊपर ये तीनों जो टॉपिक है वो दिया गया है। बहुत डिटेल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और आप लोग आम जीवन में ये सब चीज़, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में, टीवी न्यूज़ चैनल पे, है ना, वुमेन के खिलाफ हुए जाने वाले क्राइम, ये सब के बारे में देखने के बाद पता चलता है कि किस तरह से हमारे समाज को ये खोखला कर रहा है। और इस तीनों जो ऐसा चीज़ है, वो तीनों जेंडर, रिलीजन और कास्ट किस तरह से समाज को पीछे धकेल रहा है, प्रगति की राह से पीछे धकेल रहा है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि आखिर जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये तीनों का क्या रोल है हमारे जीवन में, सोसाइटी के जीवन में, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स में क्या रोल है। चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में सोशल डाइवर्सिटी है ना, सोशल डाइवर्सिटी बहुत सारा है। ठीक, तो सोशल डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी को थ्रेटन नहीं करती है, डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सब डिज़ायरेबल चीज़ है, ये सब होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में किस तरह से ये तीनों चीज़ प्रिवेल्ड है ना। समाज में सोशल डिवीज़न है, सोशल इनइक्वलिटी है ना, समाज में कई बंटवारा है, समाज में रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ठीक है, समुदाय के नाम पे, जेंडर के नाम पे असमानता और सामाजिक विभाजन है। ये सोशल डिवीज़न जो है वो जेंडर, रिलीजन और कास्ट के आधार पे है। किस तरह से यह पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, तो हम लोग समझेंगे कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ये तीनों चीज़ को इन तीनों चीज़, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। ठीक है, इसके बेस्ड पर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही सब हम विचार विमर्श इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चैप्टर का शुरुआत होता है पेंटिंग से। इस पेंटिंग में दिखाया गया है वुमेन का पावर को दिखाया गया है। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि हम लोग एक धारणा बना कर रखे हैं कि औरतें जो होती है वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन इस पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि वुमेन्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गर एज मैन। ठीक है, चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं कि जेंडर डिवीज़न क्या होता है। जेंडर के आधार पे जो भेदभाव होता है, ये एक हायरार्किकल सोशल डिवीज़न है, यानी कि सदियों से चला आ रहा एक विभाजन है। ठीक है, तो हम पॉलिटिक्स के नज़रिए से इसको पढ़ेंगे। जेंडर डिवीज़न जो होता है वो प्राकृतिक और अनचेंजेबल है, यानी कि हम लोग उसको भी बदल नहीं सकते। अगर कोई लड़की
पैदा हुई है, फीमेल चाइल्ड पैदा हुई है, तो उसको हम मेल नहीं कर सकते, मेल को फीमेल नहीं कर सकते, ये नेचुरल है, अनचेंजेबल है, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि ये बायोलॉजी पे ही सिर्फ बेस्ड नहीं है, हमारे सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप, यानी कि हम समाज से उस फीमेल जो लड़की है उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, और हम लोग एक मन में भेदभाव बना रखे, स्टीरियोटाइप कर रखे हैं कि लड़कियां टेंड टू बी वीक, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और मेल टेंड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर मेड फॉर डू अ हार्डर जॉब एंड वुमेन आर टेंड टू बी डू सॉफ्टर जॉब, इट इज़ ओनली अ परसेप्शन। तो पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न, लड़की और लड़कों को दोनों को साथ साथ जो है वो पाला जाता है, ठीक है, लेकिन ये समझा जाता है कि औरत जो है सिर्फ घर की देखभाल करने के लिए है, बच्चों की देखभाल करने के लिए है। इसको सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ सेक्सुअल लेबर ऑफ डिवीज़न, ठीक है, तो आप आंसर दीजिएगा कि औरतों को समझा जाता है कि वो घर के काम के लिए बनी है और बच्चों की देखभाल करने के लिए बनी है, और औरतों का काम बटा हुआ है, मर्दों का काम बटा हुआ है, इसी को सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है। कहा जाता है कि औरत घर में खाना पकाना, कपड़ा साफ करना, बर्तन धोना, टेलरिंग करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब काम करते हैं, और आदमी लोग घर के बाहर काम करते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आदमी लोग घर का काम नहीं कर सकते हैं, अगर उनको उस काम का पेमेंट मिलता है तो रेस्टोरेंट में, टेलर शॉप में, हर जगह आदमी काम करते हुए दिखाई देते हैं, होटल में काम करते हुए दिखाई देते हैं। औरत लोग घर में काम करते हैं बिना पैसे की, तो वो काम है ना, उसका वैल्यू नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि औरत घर से बाहर नहीं निकलती है, औरत गांव में पानी लाने जाती है, लकड़ी इकट्ठा करने जाती है, फील्ड में काम करती है, शहरों में डोमेस्टिक जो वर्क होता है बड़े बड़े घरों में वो जाके औरतें करती है, मिडिल क्लास की औरतें ऑफिस में जाके काम करती है, ठीक है। बहुत सारी औरतें पेड वर्क करती है, डोमेस्टिक काम भी करती है और पेड वर्क भी करती है, कभी कभी तो मेन से दुगना काम करती है औरतें, ठीक है। तो लेबर का जो डिवीज़न है औरत का वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इज थ्रू वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। औरत जो है वो पूरी मानवता की आधी है, उनका पब्लिक रोल, उनका पॉलिटिक्स रोल लेकिन बहुत छोटा है, कम है। यानी कहने का इसका ये मतलब है कि पूरी जो प्रजाति में यानी ह्यूमनिटी में यानी पूरे जितने मानव हैं उसमें आधा जो है औरतें हैं, लेकिन समाज में और राजनीति में उनका अधिकार बिल्कुल कम है, 9 के बराबर है। पब्लिक अफेयर्स में उनका पार्टिसिपेशन कम है, वोट में पार्टिसिपेशन कम है, इलेक्शन नहीं लड़ती है, बहुत कम जो है वो इलेक्शन लड़ती है। धीरे धीरे जेंडर इशू का जो गैप है वो बढ़ते चला जा रहा है। औरत जो है दुनिया के अलग अलग भागों में अपने अधिकार के लिए, इक्वल राइट के लिए संघर्ष करती है, ठीक है, और क्या करती है कि उनको वोटिंग राइट्स मिले। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब 1791 में जब संविधान बना था तो उस समय औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, और लगभग 100 साल तक फ्रांस में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। अंत में 1946 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1946 में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया। सोचिए, एक सिंपल सा अधिकार देने के लिए 100-200 साल औरतों को लग गया। तो सोचिए समाज में औरत और मर्द के नाम पे इक्वलिटी कब आएगी, इसके ऊपर सोचने वाला बात है, डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और हर एक लड़की को अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखना चाहिए, उनका भी अपना एक मोरल अधिकार होता है। क्यों उसको कमतर समझा जाता है लड़कों से, ये हर लड़की के दिमाग में होना चाहिए, सोचना चाहिए। औरतों ने अपने डिमांड के लिए बहुत सारे एसोसिएशन बनाया, पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, औरतों ने अपने आप को एम्पावर किया एजुकेशन प्राप्त करके, ठीक है ना। बहुत सारी रेडिकल औरत थी जो अपने मूवमेंट को और तेज कर देती है, क्या करने के लिए, समाज में और राजनीति में इक्वलिटी लाने के लिए और फैमिली में उसका सम्मान दिलाने के लिए। इन सब मूवमेंट को फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो आज भी हमारे देश में कई जगहों पे चलते रहता है, और हमेशा फीमेल के बारे में अच्छी अच्छी बातें होती है, देवी पूजन होती है, बहुत तरह का है ना, मतलब औरतों का सम्मान ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत हो रहा है, लेकिन उस रेशियो में देखेंगे तो औरतों के अगेंस्ट क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दो बातें एक साथ कैसी हो सकती है? अगर हम देवी की पूजा करते हैं तो वो कौन लोग हैं जो देवी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको
उनके चरित्र पर दाग लगाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वे कौन से लोग हैं। ऐसे ही आज 2 दिन पहले मणिपुर में इतना घृणित कांड हुआ जिसका वीडियो वायरल हुआ। उस कांड को देख करके लगता नहीं है कि औरतों का सम्मान है ना दिल से हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। औरतों को उनका जो इक्वल राइट मिलना चाहिए, औरत को इतना राइट मिलना चाहिए कि रात में, वो भी 9 बजे रात में रोड पर अकेले चल सके, घर आ सके, लेट रात तक ऑफिस में काम कर सके, कहीं भी आ जा सके, कि इंडिपेंडेंस उनको होनी चाहिए। ऐसा समाज होना चाहिए। समाज में भैंसी दरिंदे उन सब को लॉक कर देना चाहिए सलाखों के पीछे, जो औरत के प्रति असम्मान और दुर्व्यवहार की भावना रखते हैं। ठीक है, चलिए इसी मूवमेंट को, इसी सोच को फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट विचारधारा कहा जाता है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो औरत का जो पब्लिक लाइफ है उसको सुधारने के लिए क्वेश्चन आया। ठीक है, औरत लोगों ने हर फील्ड में अपना नाम कमाया है पब्लिक लाइफ में। आज बहुत सारी औरत जो है साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, मैनेजर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। ठीक है, तो औरत जो है हर काम के लिए सूटेबल है। वर्ल्ड का कोई ऐसा काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है। बहुत सारा स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इन सब जगहों पर 40% से ज़्यादा औरतों की भागीदारी है पार्लियामेंट में। का जो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन है स्कैंडिनेवियन कंट्री में वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा कंट्री जो है अभी बहुत पीछे है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हमारी पैट्रियर्कल सोसाइटी यानी पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है वो औरतों को ऊपर आने नहीं देती है। औरत लोग बहुत सारा डिसएडवांटेज, भेदभाव और ऑपरेशन मतलब होता है कि शोषण को झेलती है। ठीक है, जैसे पॉइंट्स में दिया हुआ है लिटरेसी रेट देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल है। लिटरेसी रेट जो है औरत का 54% है कंपेयर टू मैन, है ना। औरत को नहीं पढ़ाया जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ दिए जाते हैं, लेकिन बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए सारे गार्जियन, सारे माता पिता, सरकार सब पीछे हट जाता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। गर्ल्स स्टूडेंट जो होता है स्कूल में हायर एजुकेशन में उसका रेशियो कम हो जाता है। अगर इंजीनियरिंग का क्लास है उसमें अगर 50 बॉय है तो उसमें मात्र 10 लड़की होगी। चाहे कोई भी क्लास में देख लीजिए, लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? कभी कभी आपने देखा होगा कि स्कूल का जब रिज़ल्ट आता है तो लड़कियों का परफॉर्मेंस बॉयज़ से ज़्यादा होता है बहुत सारे जगहों पे। लेकिन आपको एक जानकर हैरानी होगी कि हायर एजुकेशन ज़्यादा लड़कियों जो होती है सारा ड्रॉप आउट कर जाती है, कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, सन और डॉटर के बीच में इक्वलिटी नहीं रहती है। बहुत सारे गार्जियन ऐसा सोचते हैं कि बेटी के ऊपर पढ़ाई शिक्षा पर खर्च करना बेकार है, इसलिए वो उसको स्कूल से नाम कटा देते हैं और लड़की को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में और लड़कों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। ऐसा देखा गया है, सबकी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, औरत जो है वो हाईली पेड काम भी आजकल कर रही है। ठीक है, लेकिन बहुत कम औरतें कर रही है। इंडियन वर्कर जो है, इंडियन जो औरत है वो 1 घंटे ज़्यादा काम करती है एक आदमी से, लेकिन उनका काम जो है पेड नहीं है, यानी कि उसका पैसा नहीं मिलता है, इसलिए उनका वैल्यू नहीं है। एक इक्वल रेमुनेशन एक्ट बनाया गया था 1970 में, जिसमें इक्वल वेजेस देना था इक्वल वर्क के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। चाहे वर्क हो, है ना, कोई भी वर्क हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे सिनेमा, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे फील्ड हो, चाहे कोई भी वर्क हो, उसमें आदमी से कम पैसा मिलता है औरत को उसी काम के लिए। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है औरत के प्रति ये सारे पॉइंट्स में। इंडिया के बहुत सारे जो पार्ट्स है उसमें पेरेंट अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा देते हैं और लड़की को जन्म से पहले ही मार देते हैं, पेट में अबॉर्ट करा देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है बहुत कम हो गया है, यानी कि जो कंट्री का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो, वो 919 है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसा है जिसमें रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। देखिए यहाँ पर जो पीला वाला भाग है, 1000 लड़की पर 875, 1000 लड़के पर 875 लड़कियाँ हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? आप लोग को यहाँ पर राजस्थान आपको दिखने को मिलेगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर जो है वो गर्ल्स सेक्स रेशियो जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितनी लड़कियाँ हों उतने लड़के। ठीक है, साउथ का स्थिति ठीक है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों में लड़कियों का स्थिति ठीक है। इधर आपको एक मणिपुर हो गया, उसमें भी लड़कियों की स्थिति मेल के हिसाब से ठीक है। चिंताजनक बात है, एक पोस्टर में दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, 50 मिलियंस वुमेन आर मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी 50 मिलियन औरत जो है साउथ एशिया से मिसिंग है अलग अलग हिंसा और भेदभाव के कारण। इसका कौन जिम्मेदार है? हु आर द पीपल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ एक्ट। ठीक है, ज़रा सोचिए, विचार कीजिए। तो सेक्स रेशियो जो है बहुत कम हो गया, 1850 800 किसी किसी स्टेट में है। ठीक है, औरत जो है हर जगह पर हरासमेंट, शोषण और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा हर जगह देखी जाती है। अर्बन एरिया जो है, कुछ अर्बन एरिया वो जो है अनसेफ है औरतों के लिए। दिल्ली अनसेफ है औरतों के लिए। ठीक है, बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर, अब दिल्ली में देखिए निर्भया रेप कांड हुआ था, उसमें कितना ज़्यादा मतलब बर्बरता की गई थी एक लड़की के साथ, जिसका पूरे देश में आंदोलन चला था। उसके बाद भी बहुत सारा पॉस्को एक्ट वेट सब बनाया गया, लेकिन क्या वो जो उस तरह का जो कृत्य है क्या आज रुक गया है? नहीं रुक गया है। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल मणिपुर का, राजस्थान का, ठीक है, बिहार का। तो ऐसे ऐसे जो है आप लोग को खबर जो है डेली की न्यूज़पेपर में डोमेस्टिक वायलेंस का, है ना, वुमेन हैरेसमेंट का, उनके ऊपर क्राइम का एक खबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। किसी भी पेपर को आप उठा करके देख लीजिए। ठीक है, डेली का डेली क्राइम होता है औरत के खिलाफ। तो घर में भी वो सेफ नहीं है। उनको बीटिंग करना, उनको पीटना, उनका हरासमेंट करना, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, इस सब पर जो है औरत चुप हो जाती है। उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, और सब वो क्यों नहीं लड़ती है, क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहती है, अपने पैरों पे खड़ी नहीं रहती है। और जो औरत अब सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़ी है, वो हर तरह की मुश्किल और तकलीफ़ों से लड़ सकती है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती। इसलिए औरत को कभी भी अपने जीवन में किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और सारा डिसीजन उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, हम लोग के समाज में क्या होता है कि औरत जब बेटी पैदा होती है तो माता पिता की आश्रित रहती है, जब बड़ी हो जाती है तो पति की आश्रित रहती है, जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर बेटा बेटी की आश्रित रह जाती है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, औरत को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने हर फैसले वो खुद ले सके, इतना इंडिपेंडेंसी उनको रहनी चाहिए। और औरत लोग को भी एक सजेशन है कि वो अपने पैर पे खड़े हो, लड़े दुनिया से, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छी नौकरी प्राप्त करे, और तब जो है उनका जो वैल्यू बढ़ेगा और कोई उस पर कोई भी अपना जो ऑर्डर है थोप नहीं सकता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने लड़ करके शिक्षा हासिल की है। बहुत सारे एग्जाम्पल है समाज में, देश में। अब है औरतों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो औरतों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही कम है, ना के बराबर। अब सिंपल से एग्जांपल देख लीजिए कितनी औरत प्रधानमंत्री हमारे देश में आई, एक। कितनी औरत प्रधानमंत्री आई, एक, इंदिरा गांधी। कितने औरत राष्ट्रपति हमारे देश में, तो एक। ठीक है, राष्ट्रपति एक थी प्रतिभा पाटिल, उसके बाद दूसरी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो सोच लीजिए 70 साल हो गया हमारे देश को, लेकिन औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, पहली बार ये देखा गया है इंडिया में 2019 में कि 14.36% जो है पार्टिसिपेशन है औरत का, लेकिन स्टेट असेंबली में मात्र 5% है। तो भाई जो औरत का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो औरत के वेलफेयर के बारे में सोचेगा कौन? ठीक है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है औरत के वेलफेयर के बारे में क्यों सोचेगा? इसीलिए ज़रूरी है एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम औरतों को 30% चाहे 40% रिजर्वेशन दे देना चाहिए पार्लियामेंट में MP और MLA बनने के लिए। तब जाके औरतों की भलाई और अच्छी तरह से होगी। ये देखिए, ये पार्टिसिपेशन है पूरे वर्ल्ड का। सबसे ज़्यादा तो है नॉर्डिक कंट्रीज, है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब जगह पर देखिए औरतों का पार्टिसिपेशन 42.3 है। और ये रेड लाइन जो है एवरेज है कि इतने औरतें जो है वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इंडिया इसमें सबसे पीछे है, मात्र 11.8% है। इसलिए इंडिया को औरत को और इंडिपेंडेंट देने की बहुत ज़रूरत है। फेमिनिस्ट मूवमेंट को चलाने से सिर्फ नहीं होगा, उनको सही में अधिकार मिलना चाहिए, तभी जाके ये पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वही बात कर रहा है जो मैप में दिया हुआ है, वही बात कर रहा है किसका पार्टिसिपेशन किस देश का ज़्यादा है, किस देश का कम है इसमें। ठीक है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लीगली।
औरत का जो प्रोपोर्शन है वो फेयर होना चाहिए। जिस प्रकार से पंचायती राज में 1/3 सीट जो है औरतों के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, और 10 लाख जो है इलेक्टेड वुमेन है लोकल बॉडी में, उसी प्रकार से पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, ठीक है। औरत का जो ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट, औरत का जो भी एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड करती है कि रिजर्वेशन हम लोग को मिलना चाहिए, कम से कम 1/3 सीट लोकसभा में और 8 असेंबली में, यानी स्टेट असेंबली में औरतों को मिलना चाहिए 1/3 सीट। बिल और प्रपोजल कब का बना हुआ है, लेकिन अटका हुआ है, वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। आज तक वो बिल पास नहीं हुआ है, पास होगा भी कि नहीं वो पता नहीं। जेंडर डिवीज़न जो है एग्जाम्पल है सोशल डिवीज़न का, ठीक है, और पॉलिटिक्स में भी इसका महत्व है, ठीक। सोशल डिवीज़न जो है वो पॉलिटिकल इशू बन चुका है। तो क्या आप सोचते हैं कि औरत लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है? क्या औरतों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है? क्या पॉलिटिकल डोमेन में औरतें की डिमांड को रेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आप इसका उत्तर जो है कमेंट में दीजिएगा कि आप औरतों के राइट्स के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। कितना राइट उनको मिला हुआ है और कितना राइट उनको मिलना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब रिलीजन, धर्म, कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता, और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, ठीक है। तो हम लोग सोशल डिवीज़न पढ़ रहे थे। जो डिवीज़न जो है वो अब रिलीजन के बेस पे भी डिफरेंसेस है। ये डिवीज़न जो है यूनिवर्सल है, जेंडर की तरह। रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बहुत सारा कंट्री है इंडिया के अलावा, ठीक है। इंडिया के साथ साथ जिसमें अलग अलग धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में भी धर्म का जो प्रॉब्लम चलता है, ठीक है, वहाँ पर भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे यूरोपियन कंट्री में पहले के समय में, ठीक है, 17th-18th सेंचुरी में क्रूसेड हुआ करता था, धर्म युद्ध, जहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स लोग लड़ते थे आपस में और धर्म के नाम पे लोग हत्या करते थे, ठीक है, एक दूसरे का। एक धर्म अपने आप को सुपीरियर मानता था, एक को इन्फीरियर मान। जब जब ऐसा होगा तब तक धर्म युद्ध होगा, लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे। वैसा ही कंडीशन आज हमारे देश में बना हुआ है, धर्म के नाम पर जगह जगह दंगे होते हैं, ठीक है। अब चलिए कि गांधी जी ने क्या बात कहा था उनके बारे में, धर्म को लेकर के उन्होंने कुछ कमेंट किया था, वो पढ़ते हैं। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकुलर धर्म, चाहे हिंदू हो चाहे इस्लाम, ठीक है, सभी धर्म जो है वो बराबर है। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स जो है धर्म से ऊपर उठ के होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट ग्रुप जो है हमारे कंट्री में, वो आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारे विक्टिम हैं कम्युनल राइट्स के, जो माइनॉरिटी रिलीजस के हैं, ठीक है, वो ज़्यादा विक्टिम हैं। उनका डिमांड है कि सरकार उनके लिए स्पेशल कदम उठाए और जो माइनॉरिटी में जो धर्म है उसको बचाए, ठीक है। वुमेन्स, औरतों का जो मूवमेंट है वो फैमिली लॉ के लिए, यानी सभी धर्म का जो फैमिली लॉ हो इक्वल होना चाहिए। सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैमिली लॉ कोई आदमी 2 शादी कर ले तो उसको कोई रोक नहीं, कोई आदमी 3 शादी कर ले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे। इस सब पर लॉ बनाना चाहिए ताकि औरतों को सम्मान मिल सके और उसका जो अधिकार है वो मिल सके। फैमिली लॉ इसी को बोला जाता है। धर्म और राजनीति के बीच में रिलेशन है, ठीक है, लेकिन जब ये धर्म जो है जब राजनीति पर सर चढ़ जाती है तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में अपने नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो रीजनल कम्युनिटी बहुत सारा है हमारे देश में, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी में धर्म में है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करे, बस इतना ही डिमांड है। हर धर्म को इक्वल रूप से देखे, ठीक है। अब है सांप्रदायिकता, ठीक है। 2 धर्मों के बीच में जो टसल है, जो टकरार है, उसी को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। धर्म के नाम पर ये जो सांप्रदायिकता है बहुत बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इससे बहुत सारे लोगों की जानें गई और जाती रहती है हमेशा। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही एक्यूट है, ठीक है। इसको जो है वो रिलीजन धर्म से इसको जोड़ा जाता है और पॉलिटिक्स से इसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें होता क्या है कम्युनलिज्म में कि एक धर्म के लोग जो है वो दूसरे धर्म को इन्फीरियर समझते हैं। ऐसा नहीं है, सब धर्म इक्वल है और सब में एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि धर्म जो है वो क्या करता है, कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म देता है। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है मतलब बेस्ड है, किस पर बेस्ड है कि कम्युनलिज्म जो है वो बेस्ड है जो धर्म की मेजॉरिटी है उस पर बेस्ड है, यानी उसी का धर्म जो है सुपीरियर है और बाकी जितने धर्म है वो सब इन्फीरियर है। इसी पर कम्युनल
पॉलिटिक्स होते रहता है, ठीक है। और हमेशा बीच में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो राइट्स होते हैं वो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी को लेकर के होता है। तो ये चीज़ जो है कॉम्युनलिज्म जो है बहुत ही खतरनाक है और हमारे समाज के लिए अभिशाप है बहुत ज़्यादा। लोग भले ही अलग अलग धर्म से आते हों, लेकिन एक कम्युनिटी के जो धर्म के लोग हैं अपने आप को इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोग अलग अलग धर्म माने तो सेम सोसाइटी के, सेम कम्युनिटी को जो फॉलोवर होते हैं एक धर्म के, ठीक, वो उनका इंटरेस्ट, चाहे वो छोटा धर्म हो चाहे बड़ा धर्म हो, चाहे मेजोरिटी का धर्म हो चाहे माइनॉरिटी का धर्म हो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तब जाकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सब धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है और किसी धर्म को सुपीरियर या किसी धर्म को इन्फीरियर न समझा जाए। अगर दो धर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो बीच में क्या करना है, मध्यस्थता कराने के लिए सरकार को आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यही सब बात है कि फंडामेंटल फ्लो है कि बहुत सारे धर्म के जो लोग हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट और अपने इंस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ उठी है धर्म के आधार पर कि भाई माइनॉरिटी की कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है हमारे डेली लाइफ में कि हम लोग धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, है ना। उसके बाद किसी धर्म को ऊपर समझते हैं, किसी धर्म को नीचे समझते हैं। ये बहुत ही बेकार चीज़ है। जो कम्युनल माइंड होता है, यानी कि जो कम्युनल माइंड होता है वो हमेशा चाहता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस उसके हाथ में हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी का जो डोमिनेंस है वो बढ़ा रहे। और अब जानते हैं कि इंडिया जो है वो हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है, तो उसका दबदबा हमेशा बना रहे, ऐसे कुछ जो है कम्युनल माइंड के लोग सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन, धर्म के आधार पर मोबिलाइजेशन किया जाता है तो फिर वो कम्युनलिज्म को जन्म देता है, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं सेक्रेट सिंबल, धार्मिक लीडर, इमोशनल अपील, ये सब करते हैं वोट बैंक के लिए, राजनीति करने के लिए, और धर्म के नाम पर राजनीति करके लोगों को भड़काते हैं, आपस में लड़ाते हैं, ठीक है। इस तरह से धर्म के नाम पर लोग लड़ जाते हैं दूसरे धर्म से, जबकि इन लोग को मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। कुछ जो है कम्युनल राइट्स इतना खतरनाक और अगली हो जाता है तो बहुत सारा वायलेंस, राइट्स, मैसेकर यानी हत्याएं होने लगती है, दंगे होने लगते हैं, हिंसा होने लगती है। आपको पता होगा कि हमारा देश का जब पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान और इंडिया बना था, तो लगभग उस समय 10 लाख लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, ठीक है। और उसके कई सालों तक दोनों के बीच में धर्म युद्ध चल रहा है, जो आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान हमेशा प्रोवोक करते रहता है इंडिया को, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, चाहे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। हमारी जो बंधुत्व है हिंदू मुस्लिम को, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐसी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए वो किसी धर्म को ऊपर समझे, किसी धर्म को नीचे समझे, है ना। ऐसा होने से क्या होगा कि दंगे होंगे, वायलेंस होंगे, राइट्स होंगे, लोग मरेंगे धर्म के नाम पर, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब से हमारा देश जो है इस सब प्रॉब्लम के बारे में जानता था, इसलिए हमारे जो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारे देश को सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया। यानी संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म को ज़्यादा श्रेय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टेट का अपना धर्म नहीं है और किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप हमारी जो सरकार है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे बहुत सारे देश का ऑफिशियल रिलीजन होता है, श्रीलंका का बुद्धिज़्म है, इस्लाम जो है वो पाकिस्तान का है, क्रिश्चियनिटी जो है इंग्लैंड का है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी धर्म को स्टेटस, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान सभी इंडिविजुअल, सभी कम्युनिटी को फ्रीडम है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, किसी धर्म को मान सकता है, फॉलो कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल इंडिपेंडेंसी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह धर्म के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा। हमारा संविधान जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है हमारे देश ने। उसके बाद कम्युनलिज्म जो है वो थ्रेट है इंडिया के लोगों के सामने। ये क्या करता है, बेसिक आइडिया को मार देता है और कम्युनलिज्म के नाम पे लोग लड़ते हैं। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी तरह ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है। कम्युनल जो भेदभाव है, प्रोपेगेंडा जो चलाए जाते हैं एवरीडे लाइफ में,
रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन, यानी कि धर्म के नाम पे जो लोगों का इकट्ठा होना, लोग एक खास धर्म को अपने आप को मानना, उस धर्म को सुपीरियर मानना और उस धर्म को लेकर के दूसरे पे थोपना कि हमारा धर्म सुपीरियर है, तुम्हारा ख़राब है। इस तरह से क्लैशेस बीच में पैदा होता है, जिससे हिंसा होती है। तो इन सब चीज़ को रोकना है, ठीक है। तो धर्म के नाम पे कोई ना लड़े, बस यही जो है वो मनोकामना है। सभी धर्म समान है, सभी धर्म का सब सम्मान करना चाहिए। स्टेट का कोई अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी धर्म को इक्वल स्टेटस दिए हुए हैं। तो आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि सभी धर्म का सम्मान करे और सभी धर्म के लोगों से दोस्ती बना के रखे, ठीक है। एक दूसरे का इज्जत करे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के मित्रता को निभाएं, उनके घर जाए, खाना खाएं, दोस्ती यारी करें, मुसीबत में साथ दें। यही बंधुत्व, यही भाईचारा, यही फ्रेटर्निटी है जो एक संविधान हमें कहता है, हमें करने के लिए सिखाता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक में, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जाति और राजनीति, ठीक है। जाति के लिए के बारे में कहा जाता है कि वोट, बेटी और वोट हम अपने ही जात में देते हैं। यानी एक कहावत है जो कि बड़ा फेमस है और भी रिलेवेंस है इस टॉपिक पर, कि बेटी और वोट हम एक ही जात, यानी अपने ही जात को देंगे, बेटी और वोट अपने ही जात को देंगे। ये बहुत बड़ा एक गलत मानसिकता है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज भी होता है ना। उसके बाद एक जाति को छोड़ के दूसरे जाति के नेता को वोट भी दिया जा सकता है। जो नेता देश के लिए समर्पित हो, जो नेता देश के लिए काम करना चाहता हो, रियल में सेवा करना चाहता हो, उसको चुनने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा है पॉलिटिक्स में, है ना। जात के आधार पर पॉलिटिक्स होता है, ठीक। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, क्या असर करता है कास्ट। अब पहले कास्ट इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ ले। जैसे जिस प्रकार से जेंडर, रिलीजन, उसी तरह से कास्ट का भी डिवीज़न है। सभी सोसाइटी जो है वो उसमें अनइक्वलिटी है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, बहुत सारा ऑक्यूपेशन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है। अगर कोई बढ़ई है किसी का ख़ानदान में, तो ये ज़रूरी है कि उसका बेटा बेटी भी बढ़ई का काम करेगा। कोई लोहार है तो उसका बेटा बेटी लोहार को, कोई व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ है तो जीवन भर उसका बेटा बेटी है व्यापार ही बना रहेगा, ठीक है। ऐसा जो है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। कास्ट सिस्टम जो है इसका एक्सट्रीम फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद शादी विवाह जो होता है अपने ही कास्ट में की जाती है, ठीक। ये तो भाई बिहार से ख़त्म कब होगा पता नहीं कि अपने ही कास्ट में शादी कीजिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद ये इनह्यूमन है, अनटचेबिलिटी है, ठीक है। बहुत सारे जो अपर कास्ट के लोग हैं और लोअर कास्ट के साथ बैठना, खाना पीना, उनसे बात करना, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मन में जो लोअर कास्ट के प्रति हीन भावना रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत समय जाहिर हो, अपने भी लाइफ में मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ ये इनह्यूमन है। तो बहुत सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, BR अम्बेडकर, पेरियार, रामस्वामी नायकर, इन लोगों ने क्या किया है, साथ मिलकर एडवोकेट किया है, बोला है समाज को कास्ट के नाम पे मत बांटो, जाति के नाम पे असमानता मत फैलाओ, ठीक है। इन लोगों ने समझाया है समय समय पर, कोई कास्ट नहीं होता है। उसके बाद बहुत सारे प्रयास किया गया सामाजिक आर्थिक रूप से हर कास्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का। इसीलिए हमारे संविधान ने जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ST SC के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन देकर उनको इक्वल बनाने की कोशिश की गई है। बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे शहर है तो वहाँ पर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, यानी व्यवसाय करने के लिए जो शहर में जाते हैं, ठीक है। चाहे गांव में चले जाएंगे तो जो ज़मींदार होते हैं वो अपर कास्ट के ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। तो कास्ट हायरकी जो है वो धीरे धीरे टूट रहा है शहरों में। शहर में पता नहीं चलता कि आप किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ पी रहे हैं, वो कौन कास्ट का है, आपका रूममेट कौन कास्ट का है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्बन एरिया में आपके फ्लैट के बगल में कौन सा कास्ट का फ्लैट है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन गाँव में आप जाइएगा तो पूछेगा कौन जात था बेटा, शादी विवाह का निमंत्रण देना रहता है तो सब में रहता है नाम। गाँव में जाइएगा तो अपने ही कास्ट का लोग आएंगे भोज खाने के लिए, लेकिन शहर में ये चीज़ बंद है। शहर में हर लोग को न्योता दिया जाता है, सारे लोग है ना आते हैं खाना खाने के लिए
और इसमें अर्बन एरिया में बहुत सारा कास्ट सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और एक ऐसा समय आएगा कि गांव से भी कास्ट सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और लोग कास्ट के नाम पे जो चुनाव करते हैं, जो नेता को चुनते हैं, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगा। और हमारे बिहार में है ना, कास्ट में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, कास्ट के नाम पर लोग यहाँ वोट देते हैं। ठीक है, अब अर्बन एरिया में कोई नहीं जानता है कि किसके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसके साथ खाना खा रहे हैं, तो कौन से कास्ट का आदमी है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये होना भी नहीं चाहिए, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे जो है कास्ट जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया से गायब हो रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपने ही कास्ट में मैरी करते हैं, शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बैन है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा आज भी महसूस किया जाता है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी कास्ट का बहुत सारा मतलब क्रूर रूप देखा जाता है। ठीक है, एजुकेशन जो है बहुत सारे लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। आप लोग अगर देखिएगा गौर करके, कौन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अपर कास्ट के लोग आपको जो मिलेंगे, ओबीसी अपर कास्ट के लोग, वो ज़्यादा पढ़े लिखे मिलेंगे कंपेयर टू द लोअर कास्ट पीपल। ऐसा क्यों है वो आप कमेंट करके बताइए। अब है कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब राजनीति में जात, तो कम्युनलिज्म और कास्टिज्म ये दोनों का जो रूट है, ठीक है, वो समाज से ही पनपता है, लोगों की सोच से पनपता है। ठीक है, ये किसी सोशल कम्युनिटी के लोग अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने कम्युनलिज्म में देखा तो ये समाज ने बनाया है और कास्ट सिस्टम भी समाज ने बनाया है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका क्या महत्व है सो हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन पार्टी चूज, जब इलेक्शन होता है तो पार्टी अपने कैंडिडेट को चुनती है, उसी कैंडिडेट को चुनती है जिससे जात के नाम पर वो कैंडिडेट वोट मांगे, उसको मिले और वो जीत सके। ठीक है, इस तरह से सरकार जब चुनाव लड़ती है तो उसी कास्ट के कैंडिडेट को वहाँ से खड़ा करती है जिस कास्ट के सारी जनता रहती है। अगर किसी जगह पर यादव बहुत सारे हैं तो वहाँ से यादव को ही खड़ा करेगी, यादव को ही टिकट देगी ताकि यादवों का वोट उनको मिल जाए। इस तरह से पॉलिटिक्स में कास्ट काम करता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स इलेक्शन में अपील करते हैं, जाति के नाम पर एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है जाति के नाम पर, उसी के आधार पर वोट मांगते हैं। उनको लेना देना कुछ रहता नहीं है, जीत जाने के बाद कौन किसको देखता है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 1 पर्सन 1 वोट, ये बिल्कुल है, हमारे 1 पर्सन 1 वोट है, लेकिन हम लोग जात के नाम पर दे देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि लोगों के बीच में इन्फीरियर और सुपीरियर का बोध जो है नेता लोग कराते हैं। ठीक है, तो कास्ट इन पॉलिटिक्स में कहने का मतलब है कभी कभी इलेक्शन जो होता है वो पूरा कास्ट के ऊपर बेस्ड रहता है, नथिंग एल्स। ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमारे कंट्री में जिसको क्लियर मेजॉरिटी मिले सिंगल कास्ट को, इसलिए कैंडिडेट को एक से अधिक कास्ट का जो वोट है वो विन करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। कोई पार्टी जो विन नहीं करती है, अगर सभी कास्ट को और सभी कम्युनिटी को नहीं जोड़ेगी अपने साथ, अपना नहीं मिलाएगी और सभी कास्ट के लोगों को अपना टिकट नहीं देगी कोई भी पार्टी, तो पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं जीत पाएगी। इसलिए सभी इलेक्शन में ये ध्यान रखा जाता है कि हर कास्ट को शामिल करे और वैसी जगह से वैसे वैसे कैंडिडेट को खड़ा करे जो अधिक से अधिक जात के नाम पर वोट ला सके और पार्टी को जिता सके। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी होती है और सिटिंग एमपी एमएलए होते हैं वो इलेक्शन देश में हार जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कास्ट के और सभी कम्युनिटी के लोगों ने वोट देना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आजकल देखा गया है कि अब कास्ट से लोग ऊपर उठ करके लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है, अब कास्ट जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और लोग भी अपने ही कास्ट को वोट देने में सोचते हैं कि हम वोट दे देंगे तो हमारी जात का उत्थान हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर जाएगा। ठीक है, मेन और वोमेन सेम जात के हैं, वो सब क्या करते हैं, वोट देते हैं अपने कास्ट को। ठीक है, तो जो कास्ट, जो पॉलिटिक्स में जो कास्ट है बहुत अहम भूमिका आज के डेट में भी निभा रहा है, पहले से भी निभा रहा था, आज भी निभा रहा है। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पर कास्ट के नाम पे वोटिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले था कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब है पॉलिटिक्स इन कास्ट। यानी कि पहले था कि कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में जाति व्यवस्था, अब है
जाति में राजनीति। अब जाति में भी राजनीति है। अपर कास्ट वाले लोग ये नहीं चाहते हैं कि लोअर कास्ट वाले ऊपर आएँ और हमारे बराबर बैठे, हमारे बराबर एजुकेशन प्राप्त करे, हमारे बराबर धन संपत्ति गेन करे। तो ये जो पॉलिटिक्स है अपर कास्ट की, उसी को पॉलिटिक्स इन कास्ट कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि कास्ट सिस्टम जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। अब पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है कास्ट सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर, हर कास्ट ग्रुप चाहता है कि अपने आप में बड़ा हो जाए और नाइबरिंग जो कास्ट और सब कास्ट है उसको जो है निकाल दे बाहर समाज से यानी समाज के ओहदे से, ठीक है। बहुत तरह का जो कास्ट ग्रुप है वो कोलिशन में जुड़ जाता है, ठीक है। बातचीत में, नेगोशिएशन में वो ऊपर आना चाहता है, हर कास्ट का लोग ऊपर आना चाहता है, ठीक है। जो नए काइंड्स के जो कास्ट ऑफ ग्रुप्स है वो बन के आया है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये बहुत चलता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसमें बहुत राजनीति है भाई, ठीक है। कास्ट जो है वो अलग अलग रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। कुछ सिचुएशन में कास्ट का डिफरेंस जो होता है बहुत सारा डिसएडवांटेज पैदा करता है, ठीक है। कास्ट पॉलिटिक्स जो होता है उससे दलित लोग, ओबीसी लोग, ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिलता है। बहुत सारा नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमांड करते हैं कि कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। यानी हर कास्ट के लोगों को इक्वल डिग्निटी मिले, है ना, एक्सेस ऑफ लैंड मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रिसोर्स मिले। बहुत अच्छे अच्छे नेता आज भी अवेलेबल है जो हर कास्ट को इक्वलिटी दिलाना चाहते हैं। उसी समय, ठीक है, केस ऑफ रिलीजन, जैसे कि रिलीजन पॉलिटिक्स जो कि कास्ट पर बेस्ड है वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग कास्ट, रिलीजन और जेंडर के ऊपर अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो देश में गरीबी, डेवलपमेंट, करप्शन ये सब जन्म लेता है। इस देश में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में टेंशन, झगड़ा, है ना, वायलेंस, राइट्स, दंगा, ये सब का कारण तीन ही चीज़ है, रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कम्युनलिज्म, ये सब जो है लीड करता है करप्शन को, यानी करप्शन को जन्म देता है। तो इन तीनों चीज़ से हम लोग को ऊपर उठ के सब लोग सम्मत एक साथ जुड़ करके देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तब ये अंतर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। समाज में हर कास्ट को इक्वलिटी लाने के लिए सरकार कानून बनाए, नियम बनाए, ठीक है। बहुत सारा नियम कानून बना हुआ रहता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना कमज़ोर होता है कि नीचे ग्रास रूट लेवल पे वो काम होता ही नहीं है। इसीलिए किताबों में हम लोग पढ़ लिए रिलीजन, है ना, के बेस पर कैसे पॉलिटिक्स होती है, कास्ट के बेस पर कैसे पॉलिटिक्स होती है, कैसे हम लोग फीमेल को दबा करके रखना चाहते हैं, घर में कैद कर देते हैं, घर की चार दीवारी से बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो हमारी सामाजिक बुराइयाँ बहुत सारी है जिसका अंत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे बहुत सारे समाज सुधारकों ने बहुत हद तक, है ना, औरत का उत्थान करने के लिए काम किया, ठीक है। और आज भी ऐसे क्रांतिकारी लोगों की ज़रूरत है जो समाज में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिलाए, चाहे वो औरत हो, चाहे एसटी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे लोअर कास्ट के हो। सभी लोग एकजुट होकर फ्रेटर्निटी के साथ, बंधुत्व के साथ इस देश में सुखी पूर्वक रहे और देश का डेवलपमेंट हो और उसमें सबकी भागीदारी हो और सारे लोग इकोनॉमिकली जो है वो इक्वल हो जाए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली सभी लोग इक्वल हो जाए। यही जो है हमारी कामना रहनी चाहिए और यही हमारी सोच रहनी चाहिए। धर्म के नाम पे भेदभाव, जात के नाम पे भेदभाव, जेंडर के नाम पे भेदभाव, ये जो है समाज में अराजकता फैलाने का काम करती है। इस सब चीज़ से दूर रहना है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर जो था आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग था और इसके ऊपर तो बहुत लेक्चर हो सकता है लंबा, ठीक है। जितना इस पर बोलना चाहे बोल सकता है आदमी और आप लोग को इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग को भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए समाज के प्रति, देश के प्रति, ठीक है। तो अब ये चैप्टर यहीं तक है। इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धीरे धीरे करके सारा सब्जेक्ट का, सारा क्लास का, सारा वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, किया जाएगा। धीरे धीरे सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक नहीं देते हैं, आप फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, सुधार की आवश्यकता है, शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट कीजिए तो सुधार करके आपके सामने दोबारा आएंगे,
ठीक है, वीडियो को और अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझाएंगे और अंक की चोट पर कहता हूं कि बिल्कुल इस वीडियो को देख करके आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।